हेलो एवरीवन। हम लोग डील कर रहे थे बजट के बारे में और मैं आपसे ये आशा करता हूँ कि आपने पार्ट वन और पार्ट टू देख लिया होगा। नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। आप देखिए। हम लोग को फाइनेंशियल मिनिस्टर की स्पीच के बारे में, क्योंकि स्पीच से हम लोग बजट का इन डिस्क्रिप्शन ले रहे थे, उसका पोस्टमार्टम कर रहे थे। दिस इज अ वेरी शॉर्ट वीडियो एंड मैं इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में बारे में बात नहीं करूंगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। The past 6 years have been a number of reforms and achievements in the power sector. Power का मतलब है बिजली. We have added 139 gigawatts of installed capacity, connected an additional 2.8 crore household, and added 1.1 crore. Although this point does not seem to be relevant for any exam, the distribution companies, डिस्कॉम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। देखिए, डिस्कॉम कंपनीज वो कंपनीज होती है जो बिजली डिस्ट्रीब्यूट करती है। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, राइट। आर मोनोपोलीज। यहाँ पे इन्होंने एक तर्क बोला है, वो मैं आपको बोलूंगा। सरकार ने, ठीक है, बोल रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज आप मोनोपोली हो चुकी हैं। मोनोपोली का मतलब है या इधर गवर्नमेंट और प्राइवेट, यहां पे इन्होंने अपने सेफ साइड कर लिया है। देयर इज अ नीड टू प्रोवाइड चॉइस टू कंज्यूमर बाय प्रमोटिंग कंपटीशन। A framework will be put in place to give consumer alternative to choose from among more than one company, right। देखो, अब मैं कोशिश करूंगा आपको सेकंड पॉइंट और 62 पॉइंट में आपको साथ साथ पढ़ा दूं। ठीक है। 62 ये बोलता है द वाइबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी सीजर कंसर्न आर रिवैम रिफॉर्म बेस्ड रिजल्ट पावर बेस्ड कंट्रीब्यूशन डिस्कॉम, राइट। और 63 भी देखिए, प्राइम मिनिस्टर while speaking at the third reinvestment conference in November had announced to launch a comprehensive national hydrogen energy mission. It is now proposed a launch to hydrogen energy mission for generating hydrogen for green power resources। देखो, हम बिजली की बात कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, इन्होंने ये बोला है कि जो बिजली डिस्ट्रीब्यूट करने वाली कंपनीज है वो मोनोपोली हो चुकी है। मतलब या तो चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब है पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी मोनोपोली हो चुकी है। इसका अर्थ ये है या तो वो एक ही नंबर पे है या तो वो दो है। मतलब उनकी नंबर ऑफ जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है या तो वो एक है या दो है। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में बिजली डिस्ट्रीब्यूट कंपनी कौन करती है? टाटा। अब जब आपकी गली में पूरे मोहल्ले में एक ही किराने की दुकान हो तो ऑब्वियसली वो किराने की दुकान में एटीट्यूड तो आ जाएगा। भाई वो इसीलिए कहेगा भाई आप जाओगे कहाँ, लोगो तो हम ही से। अगर आपकी गली में बहुत सारी किराने की दुकान है तो वेस्टली आप यहां से छोड़ के नहीं यहां से लोगे। तो सरकार का यही कहना है कि हम ऐसा कंपटीशन क्रिएट कर देंगे ताकि कंज्यूमर अगर एक से बिजली ना ले तो वो दूसरी कंपनी से ले सकते हैं, ताकि कोई भी मोनोपोली ना बन जाए, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो। यहाँ पे इन्होंने अपना गवर्नमेंट बोल के अपना सेफ साइड खेल लिया है। अब इन्होंने ये बोला हम हाइड्रोजन के भी नए प्रोजेक्ट्स बनाएंगे ताकि हाइड्रोजन हम जनरेट कर सके एक लार्ज स्केल पे, सो दैट दिस कैन बी यूज फॉर द ग्रीन पावर सोर्सेज। अब हम लोग करने जा रहे हैं पोर्ट के बारे में, शिपिंग वाटरवेज के बारे में, ठीक है। देखो, major ports will be moving from managing their operational services to their own to a model where a private partner will be managed for them। यहाँ पे देखो, पोर्ट मतलब है जो शिपिंग पोर्ट होते हैं। पोर्ट दो होते हैं, मेजर पोर्ट होते हैं और माइनर पोर्ट होते हैं। इंडिया के अगर हम यहाँ पे ऐसे बात करें मैप में, मेजर पोर्ट आर दोज पोर्ट विच जनरेट ऑन अ वेरी लार्ज स्केल एंड जनरली अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। इंडिया इज हैविंग अ 12 मेजर पोर्ट। कलकत्ता मेजर पोर्ट है, विशाखापट्टनम है, कैलिकट है, तूतीकरण है, कामराज पोर्ट है, चेन्नई पोर्ट है, गुजरात का कांडला पोर्ट है, बंबई का पोर्ट है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, गोवा का पोर्ट है, बैंगलोर का पोर्ट है, केरला का पोर्ट है। फैक्ट्स बता दूं, सबसे ज्यादा किस स्टेट के पास मेजर पोर्ट है? तमिलनाडु। सबसे बड़ा मेजर पोर्ट है जवाहरलाल नेहरू। महाराष्ट्र में एक पोर्ट मुंबई पे, एक जवाहरलाल नेहरू पे है। फिर कांडला पोर्ट है, कांडला बहुत बड़े स्केल पे डील करता है, अब जवाहरलाल नेहरू डील करने लगा है। अभी रिसेंटली वाधवान पोर्ट डिक्लेयर किया गया है, महाराष्ट्र में हम लोग बनाएंगे मेजर पोर्ट के हिसाब से, राइट। माइनर पोर्ट बहुत सारे पोर्ट होते हैं, छोटे छोटे पोर्ट, ठीक है। अब इन्होंने बोला मेजर पोर्ट को हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट से हटा के प्राइवेटाइज करेंगे, कुछ चीजें हम लोग प्राइवेटाइज करेंगे, ठीक है, पीपीपी पार्टनरशिप में। आई स्कीम टू प्रमोट
ये इन्होंने ये बोला स्कीम टू फ्लैगिंग ऑफ मर्चेंट ऑफ शिप्स विल बी लॉन्च बाय फरवरी। जब कोई शिप जाता है, जिस देश का वो शिप होता है उसमें वो अपना झंडा लगा देता है, तो इन्होंने यही बोला है बाय प्रोवाइडिंग सब्सिडी टू सपोर्ट टू इंडियन शिपिंग कंपनी इन अ ग्लोबल टेंडर फ्लोटेड बाय मिनिस्ट्री एंड सीपीसी। दिस इनिशिएटिव विल गिव ग्रेटर ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। इंडिया। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं एक एग्जाम क्वेश्चन है, रिसाइक्लिंग ऑफ शिप, हांगकांग कन्वेंशन। एक कन्वेंशन हुआ था हांगकांग, देखो ये होता है शिप, ये हमारा शिप है। जब शिप बेकार हो जाता है तो उसको फेंका नहीं जाता, उसको हम लोग रिसाइकिल करते हैं और फर्दर यूज के लिए बना सकते हैं। वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिसाइकलिंग यार्ड है, मतलब वहां जहां पे शिप रिसाइकिल किया जाता है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिसाइकलिंग यार्ड है गुजरात में, जिसको नाम दिया गया है अलंग सोसिया। वो गुजरात में, इंडिया में पास है। इंडिया ने हांगकांग कन्वेंशन हुआ था, एक हांगकांग कन्वेंशन, उसको इंडिया ने साइन किया है और बोला है कि हम भी रिसाइकिल करेंगे। इंडिया इज इनेक्टेड अ रिसाइकलिंग ऑफ शिप एक्ट 2019। जब भी किसी इंटरनेशनल कन्वेंशन को लागू करना होता है तो इंडिया को अपना एक्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम नेशनल लेवल पे एक्ट के हिसाब से काम करते हैं। हमारे लिए इंटरनेशनल कन्वेंशन की बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं, अनलेस अंटिल इट इज गिवन अ शेप ऑफ नेशनल एक्ट। Hong Kong International Convention, around 90 ship recycling yard at Alang in Gujarat, Alang Sosia, have already achieved HKY compliant certificate. Effort will be made to bring more ships to India from Europe and Japan. Recycling capacity will be doubled. This expect generate additional lake jobs. भैया रिसाइकलिंग करेंगे तो उसमें जॉब तो चाहिए, तो एडिशनल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगा। पेट्रोल की बात करते हैं, आवर गवर्नमेंट हैज केप्ट फ्यूल सप्लाईज रनिंग अक्रॉस द कंट्री विदाउट इंटरप्शन कोविड-19। अब यहां पे इन्होंने कुछ स्कीम्स की बात करी, स्कीम को देख लिया जाएगा। उज्ज्वला स्कीम हो गया, यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क प्रोवाइड करेंगे, गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट प्रोवाइड करेंगे, इंडिपेंडेंट गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करेंगे। तो बहुत उज्ज्वला स्कीम में बेसिकली हम लोग जो है धर्मेंद्र प्रधान ने उज्ज्वला स्कीम प्रोवाइड किया था, जिसमें हम आपको गैस सब्सिडी देते थे, ये उसी के लिए है। फाइनेंस की बात करें, इन्होंने बोला है कि फाइनेंस में जो सेबी सिक्योरिटी मार्केट के लॉस होते हैं उसको हम कंसोलिडेट बना के एक कोड बना देंगे। कोड और एक्ट में क्या फर्क, सॉरी ये कोड नहीं है, कोड है। कोड और एक्ट में क्या फर्क होता है, यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस, राइट। व्हेन आई टॉक अबाउट कोड एंड व्हेन एक्ट, मतलब एक सिंगल एक्ट जो किसी पर्टिकुलर चीज के लिए रिलेट करता है। फॉर एग्जाम्पल कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है, तो वो कंपनी से डील करेगा। जब एक किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कई सारे एक्ट हो और हर अलग एक्ट में कुछ बातें अलग अलग लिखी हो एक ही टॉपिक से रिलेटेड, इसमें ये बोला है आप ये करो, इसमें बोला है ये करो, इसमें बोला है ये करो, तो एक आदमी को अपने एक पर्टिकुलर टॉपिक के कंप्लायंस के लिए हमें एक्ट 1 देखना पड़ेगा, फिर एक्ट 2 देखना पड़ेगा, फिर एक्ट 3 देखना पड़ेगा। तो सरकार इन सबको मिला के एक कोड बनाती है जिसमें रिपीटिव चीजें हटाएगी, इंपॉर्टेंट चीजें एड ऑन करेगी और एक अच्छा सा रूप दे देती है कोड, ठीक है। तो वही ये बोल रहा है कि हम सेबी एक्ट है, डिपॉजिटर एक्ट है, सिक्योरिटी एक्ट है, ये सब एक्ट को बना के कोड बना देंगे। अब गवर्नमेंट विल टेक एक गिफ्ट सिटी बनाए गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर, गिफ्ट सिटी बनाएंगे गुजरात में। तो इंसिस्ट कॉन्फिडेंस अमंग द पार्टिसिपेट इन द कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट, द प्रपोज बॉडी वुड परचेज इन्वेस्टमेंट, एक प्रपोज इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क बनाएंगे। कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट के लिए हम लोग एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाएंगे, सो दैट इट वुड प्रोवाइड द बूस्ट अप टू द इन्वेस्टमेंट ग्रेड डेट सिक्योरिटीज। In the budget 1819, government announced its intent to establish a system of regulated gold exchange. अब गोल्ड एक्सचेंज का मतलब एक गोल्ड एक्सचेंज पॉलिसी आई थी, ठीक है। देखो यहां पे इन्होंने बोला हम कैपिटल इन्फ्यूजन करेंगे 1000 करोड़ के साथ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सेंटर के हिसाब से, तो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी के हिसाब से, राइट। एक बार इसको रीड आउट कर लेना सो दैट यू वुड गेट एन इनसाइट, राइट। Although it is very much important for exam, but not factual based कुछ नहीं है, right। Now here, now इन्होंने बोला है कि हम एफडीआई में इंश्योरेंस लिमिट बढ़ा रहे हैं और 49% से 74% एफडीआई कर रहे हैं, एंड अलाउ फॉरेन ओनरशिप एंड कंट्रोल विद सेफगार्ड्स अंडर न्यू
बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अंडर न्यू सेफगार्ड द मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स ऑन द बोर्ड विल बी एटलीस्ट 50 बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। ओके, अब बैंक्स के लिए एक पॉलिसी बनाई है। देखो, पीए पब्लिक सेक्टर बैंक अपने स्टेट एसेट, मतलब देखो पब्लिक सेक्टर बैंक होती है, वो कुछ लोन देती है लोगों को। जब वो लोन वापस नहीं मिल पाता है तो उनके लिए वो लोन जो है वो बैड एसेट हो जाते हैं। ऐसे स्ट्रेस उसको बोलते हैं स्ट्रेस्ड एसेट, मतलब ऐसे लोन जो हमको तकलीफ ज्यादा देते हैं रादर देन इंटरेस्ट की वजह से। तो उनके लिए पब्लिक सेक्टर में प्रोविजन बनाती है, मतलब ये अपने फायदे से कुछ पैसे अलग निकाल के रखती है कि भैया ये इस लोन का पैसा था 20,000 रुपए जो हमको नहीं मिलेगा, हमें पहले से अपने प्रॉफिट में से अलग से निकाल के रखना पड़ेगा, प्रोविजन उसको बोलते हैं। ठीक है। एआरसी एंड एएमसी वुड बी सेटअप, मतलब एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी प्लस एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एसेट मतलब लोन, टू सेटअप टू कंसोलिडेट एंड टेक ओवर द एग्जिस्टिंग स्ट्रेस एसेट एंड देन मैनेज डिस्पोजल, मतलब एक कंपनी बनाएंगे जो पब्लिक सेक्टर बैंक के इन लोन्स को खरीदेगा और अपने हिसाब से, मतलब ये फॉर एग्जाम्पल पब्लिक सेक्टर बैंक को इस लोन से मिलना है 1,00,000 रुपए, तो एआरसी इनको रुपीज देगा 50,000 कि भाई देख 1,00,000 रुपए जो से मिलना है, बट कब मिलना है, कहां मिलना है, कैसे मिलना है तेरे को नहीं मालूम, मैं तेरे को 50,000 अभी कभी दे रहा हूं, बाकी मैं उससे 1,00,000 वसूल कर लूंगा आने वाले 2 सालों में, तू इससे हेडेक मत ले। तो ये एजेंसीज बनाएंगे हम। ठीक है। ठीक है, इन्होंने बोला 20,00,000 करोड़ में कैपिटलाइज करेंगे, बैंकों को देंगे डिपॉजिट इंश्योरेंस। लास्ट ईयर डीआईजीसी गिरमिट क्या होती है मैं आपको बता दूं। जब भी किसी बैंक में आपका पैसा जमा होता है और वो बैंक दिवालिया घोषित होता है, तो फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए का पैसा जमा है 1 करोड़ रुपए, मिस्टर बी का पैसा जमा है 50 लाख रुपए, सी का जमा है 50,000 रुपए। ठीक है। बैंक हो गया दिवालिया घोषित, बैंक को सारे डिपॉजिट का पैसा वापस करना है। अब बैंक का पास पैसा जमा था टोटल 50,000 करोड़, बट अभी बैंक के पास पैसा सिर्फ और सिर्फ 100 करोड़ है, तो 50,000 करोड़ को लोगों को देना है 100 करोड़ रुपीज। तो बैंक क्या करेगी, बैंक बेसिकली करेगी डीआईजीसी लिमिटेड है, मतलब बैंक लोगों को मैक्सिमम 5,00,000 रुपए देगी चाहे आपके बैंक में कितना भी पैसा हो जमा हो। इसका ये मतलब नहीं कि आपका बाकी पैसे डूब गया, नहीं जी नहीं, बाद में मिलेगा। अभी आप 5,00,000 रुपए रखो, बाद में आपका हिसाब कर लेंगे। मतलब ये है, ए को 5,00,000 मिल जाएगा, बी को 5,00,000 मिल जाएगा, सी को सिर्फ 50,000 मिलेगा क्योंकि उसका मैक्सिमम पैसा ही 50,000 है। ठीक है। अब to improve the credit discipline and with continuing to protect the interest of small borrowers, the एनबीएफसी with a minimum set of 100 करोड़ मिनिमम लोन साइज। एनबीएफसी क्या होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, मतलब ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो बैंक का काम नहीं करती है बट लोगों को पैसा देती है, ये उन्होंने लिमिट घोषित कर दी है। अब कंपनीज के बड़ी बड़ी कंपनीज में क्या होता है, कंपनीज जब सरकार ने कंपनीज को कंप्लायंस दे रखा है कंपनी एक्ट के अनुसार, उसमें अगर वो काम नहीं करोगे तो आपको सजा हो जाएगी, डायरेक्टर को 2 साल की सजा हो जाएगी। तो कंपनी सरकार ने इन कंपनियों के लिए डीक्रिमिनलाइज ऑफेंस कर दिए हैं, मतलब कि अगर आप कंप्लायंस नहीं करोगे तो आपको सजा नहीं होगी बट पेनल्टी भरनी पड़ेगी। ठीक है। एलएलपी देखो, एलएलपी के लिए डीक्रिमिनलाइज कर दिए, एलएलपी जानने की आवश्यकता नहीं है आपको, आपकी सरकारी एग्जाम में एलएलपी नहीं आएगा एग्जाम में। ठीक है। ये कुछ डेफिनेशन एग्जिस्ट कर दी है, इट इज नॉट रिलेवेंट फॉर एनी गवर्नमेंट एग्जाम अनलेस इट इज, जैसे कोई सेबी या कंपनी एक्ट का आपका सिलेबस में एग्जाम नहीं है तब तक वो एग्जाम में नहीं आएगा, इसको रीड आउट कर लेना। ये कंपनी से रिलेटेड है। फेसलेस असेसमेंट कर दिया हमने। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, मतलब कंपनीज के केसेस डील करने के लिए एनसीएलटी बनाया गया है। अब यहां पे देखो, मैं ये फालतू चीज काट रहा हूं। देखो,
आहा, आ गए ना औकात पे। देखो, सरकारी बड़ी बड़ी कंपनियां चला रही हैं, तो उसको कंपनी चला नहीं पाती है। अब सरकार ये सोचती है इसको प्राइवेटाइज कर रहे हैं, मतलब इसको प्राइवेट हाथों में सौंप दिया जाए। एयर इंडिया हो गया, कोल इंडिया हो गया, ये फलाना दिखाना हो गया। अब जब सरकार प्राइवेटाइजेशन वर्ड सांसद में यूज करती है, तो लोग अपोजिशन विरोध करते हैं, ए प्राइवेटाइज कर रहे हो तुम लोग। सरकार ने नया टेक्ना अपनाया, उसको बोला स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। अरे सर, कान इधर से नहीं तो इधर से पकड़ लिए, बात तो की है। In spite of COVID-19, we have kept working towards strategic disinvestment. A number of transactions, namely BPCL, AND ये कंपनी को नाम दिए रखे हैं, would be completed. Other than IDBI Bank, we propose to take up the privatized two public sector bank and one GIC. IDBI बैंक पहले सरकारी बैंक था, वो प्राइवेट हो गया है। हम LIC का IPO भी लेके आएंगे। आर्मिनल पैकेज में भी आई अनाउंस दैट वी वुड कम आउट विद द पॉलिसी स्टडीज में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। देखो, नीति आयोग नीति आयोग नीति आयोग प्रपोज करेगा कि ये कंपनी को डिसइन्वेस्टमेंट किया जाए। ये डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, नाउ डिपार्म विल मेक अ रेफरेंस टू कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। बेसिकली मैं आपको इससे बताऊं, नीति आयोग इज हेडेड बाय पीएम एंड कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक इज हेडेड बाय पीएम। जोक्स अपार्ट, राइट। नीति आयोग लिस्ट बनाएगी, एज मैंने बोला कि नीति आयोग लिस्ट बनाएगी सीपीएस की, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर कंपनीज की, राइट। अब ये सब इतना मच इंपॉर्टेंट नहीं है। आई प्रपोज टू यूज अ स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाई इन द फॉर्म ऑफ कंपनी दैट विल कैरी आउट द सिक्योरिटी इकोनॉमिक ना। नाउ इतना वीडियो मैं यहीं तक एंड करूंगा। लेस वीडियो में हम इसके आगे तक बात करेंगे।